नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसकी एक सीरीज देख रहे हैं हम लोग। इसमें अभी तक हम लोग 280 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फैक्चुअल कितने पूछे जा रहे हैं, कंसेप्चुअल कितने आ रहे हैं। साथ ही साथ में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं तो फायदा भी करेगा आपको। और मॉडर्न हिस्ट्री भी प्रिपेयर होगी वो इसलिए क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट और फैक्ट साथ ही साथ समझाता भी चल, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखिए पहला सेशन कांग्रेस का कब हुआ है, वो हुआ है आपके 1885 में, मतलब 1885 में, ठीक है। बनी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस तभी थी। और पहला सेशन आपके हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? बॉम्बे में। होना था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या था, बीमारी फैल गई थी, इस वजह से जो आपका सेशन था उसको शिफ्ट करना पड़ा। कहाँ पे करना पड़ा था? बॉम्बे में। बॉम्बे के में भी कौन किस जगह पे हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कौन सा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इस जगह पे हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने, तो वो लिया आपके 72 ने। कितने? 72 प्रतिनिधि। इसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो वकील थे, मतलब लॉयर थे वो लोग, ठीक। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, किसी भी महिला ने हिस्सा नहीं लिया था। वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, मतलब महिलाओं ने कोई भी पार्ट नहीं लिया था। मतलब एक भी महिला प्रतिनिधि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नहीं थी। पहले अधिवेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन की, बाद में तो जुड़ते रहे, पहले अधिवेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब देखिए गवर्नर जनरल ये 1947 के पहले ही पोस्ट थी, लेकिन जब 1947 में आजादी मिल गई उसके बाद में भी ये पोस्ट कुछ 3-4 साल कंटिन्यू रही। कौन सी? गवर्नर जनरल की। तो पहले गवर्नर जनरल तो आपके थे जो वही लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बारे में सुना होगा आपने कहानियां। लॉर्ड माउंटबेटन थे पहले गवर्नर जनरल। इनके स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। इनके बाद में कौन बने? इनके बाद में बने सी राजा गोपालाचारी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पहले इंडियन गवर्नर जनरल, पहले भारतीय। तो पहले भारतीय तो कौन हो गए? सी राजा गोपालाचारी। ये करेक्ट आंसर क्या? ए सी राजा गोपालाचारी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तो अंग्रेज थे। अब सी राजा गोपालाचारी पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ये पोस्ट को खत्म कर दिया गया था, गवर्नर जनरल को। फिर संविधान लागू हो गया तो संविधान में कौन सी पोस्ट आ गई थी? प्रेसिडेंट की आ गई थी। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये बनी है आपके 15 अगस्त 1906 को। कब? 15 अगस्त 1906 को, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें फिर एक कॉलेज भी बनाया गया, नेशनल कॉलेज, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया नेशनल कॉलेज? कलकत्ता में। उसके प्रिंसिपल कौन थे? वो थे आपके औरोबिंदो घोष, ठीक है। मतलब ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के तहत ही एक नेशनल कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में, जिसके प्रिंसिपल कौन थे? औरोबिंदो घोष। अब इसका मकसद क्या था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का? इसका ये था कि हम साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो अपने भारतीयों में हम क्या कहते हैं, प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये मकसद था, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किस चीज की? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, आधार बनी है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, 1919 ये रिपोर्ट बनी। अब इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों है? देखिए मॉन्टेग्यू उस समय के थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक पोस्ट थी वो क्रिएट कर दी गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो आपके चेम्सफोर्ड है ये थे आपके वाइस रॉय। कौन थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब ये भारत में रहते थे, वाइस रॉय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों ने मिलकर बनाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन? लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक। अब ये रिपोर्ट आई, इसके तहत में कौन सा अधिनियम आया, एक्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया है, ठीक है। इसमें देखिए 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो इसने डायरकी को, द्वैत शासन को इंट्रोड्यूस करा था। डायरकी इसमें प्रांतों में, प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, राज्यों में। और साथ ही साथ में
केंद्र लेवल पे बाइकैमरलिज्म ले आया था। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है, जैसे इस समय हमारे जो संसद है उसमें दो सदन है, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा, तो इसी को बोला जाता है बाइकैमरलिज्म। तो उस समय पे भी इस एक्ट ने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा था और दो सदन बना दिए थे, किसमें, केंद्र लेवल की बात हो रही है, केंद्र लेवल पे दो सदन बना दिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कब, 1919 में। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। देखिए शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है, आप लोगों को लग रहा होगा भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय में कंफ्यूजन होगी। इसमें जो मेन है वो है लाला लाजपत राय, क्योंकि ये भी पंजाब से थे। शेर पंजाब नाम से कौन फेमस है, लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को भगत सिंह की कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो नहीं है, लाला लाजपत राय। इनके बारे में भी कुछ बातें समझ लीजिए। इन्होंने फाउंड करा था, आपके संस्थापक थे क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको मैं काफी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कब फाइंड करा था, मतलब संस्थापक थे इसके कब, 1920 में, बंबई में। अब उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखिए, साइमन कमीशन 1927 में बना। जब वो भारत आया था तो यहाँ पे सब लोग नारे लगा रहे थे, किसके, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये भी पंजाब में नारे लगा रहे थे। अब ये बड़े नेता थे उस समय पे, तो क्या था, जो उस समय पुलिस थी और जो इंचार्ज थे, एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया, लाठी जो है इनके सर पे लग गई थी, किसके, लाला लाजपत राय के। अब इस वजह से ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और फिर हॉस्पिटलाइज होने के बाद में इनकी डेथ भी हो गई थी। इससे गहरा सदमा पहुंचा था किसको, भगत सिंह को पहुंचा था। और फिर भगत सिंह ने इसी चीज को, क्योंकि भगत सिंह इनको अपना बहुत आदर्श मानते थे, किसको, लाला लाजपत राय को, मतलब गुरु के तहत मानते थे। भगत सिंह को बहुत सदमा पहुंचा था, तभी भगत सिंह ने क्या करा था, जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें निर्णय लिया था कि हम बम फोड़ेंगे। बम मतलब किसी का वो नुकसान करने वाला नहीं था, सिर्फ किसी की उसमें से जान नहीं गई थी, ना ही किसी को नुकसान हुआ था, सिर्फ वो ये दिखाने के लिए था कि हम लोग भी हैं। और फिर इन्होंने उस पुलिस जो इंचार्ज था जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, तो भगत सिंह लोगों ने योजना भी बनाई थी कि हम उस पुलिस जो इंचार्ज था उसकी हत्या भी करेंगे, लेकिन हत्या करी थी, बस बाय चांस क्या हो गया था, जो पुलिस इंचार्ज था उसकी जगह पे दूसरे पुलिस वाले की हत्या हो गई थी, मतलब वो भी ब्रिटिशर ही था, बस आइडेंटिटी जो थी वो मिस्टेकन हो गई। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, शेर पंजाब जो है लाला लाजपत राय। अब उसके बाद में क्या है, हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो वो थे आपके वीडी सावरकर। कौन, वीडी सावरकर, अभिनव भारत से, ठीक है। इस ये राजनीतिक संगठन था, और इसका दूसरा नाम था मित्रा मेला, ठीक है, क्या नाम था, मित्रा मेला। वही हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए इसलिए बना था। अगला क्वेश्चन क्या है, डू और डाई इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग मूवमेंट। करो या मरो का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। देखिए जो सारे आंदोलन दे रखे वो गांधी जी के नेतृत्व में ही हुए हैं, दांडी, आसयो, खिलाफत, भारत छोड़ो। लेकिन डू और डाई का संबंध है करो या मरो का, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट से। इससे क्विट इंडिया मूवमेंट से कब हुआ है, 1942 में हुआ है, ठीक है, कब, 1942 में हुआ है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें गांधी जी ने कहा था, देखो अब तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि 1919 से हम लोग गांधी जी और बाकी जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे वो सब कह रहे थे कि भैया हमें आजादी दो, सेल्फ रूल दो। पहले सेल्फ रूल की बात थी, फिर पूर्ण स्वराज की बात आई। तो लेकिन सबने कहा कि भैया तुम अभी तक कुछ दे ही नहीं रहे हो, अंग्रेजों कितनी बार तो बोल दिए आजादी, अंग्रेज भी कहते थे हाँ आजादी दे देंगे, आजादी दे देंगे, अभी सहयोग कर दो। तो गांधी जी ने आखिर में कहा था 1942 में, भैया अब तो कुछ नहीं, अब सिर्फ करो या मरो, अब डू और डाई। लेकिन साथ ही साथ गांधी जी ने यह भी बोला था कि जो आंदोलन होगा वो अहिंसक होगा, मतलब नॉन वायलेंट, कोई भी हिंसा नहीं होगी, ठीक है, नॉन वायलेंट अहिंसक आंदोलन करना, ये भी गांधी जी ने स्पष्ट करा, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो हैं आपके आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा। अब ये हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक। ये इसलिए बना था, ये वही समाज और धर्म सुधार के लिए प्रार्थना समाज बना था। इनका मेन एम क्या था, जो कास्ट सिस्टम है उसको एबॉलिश करा जाए, खत्म किया जाए। प्रार्थना समाज का जो ऑब्जेक्टिव एम बता रहे हैं, उद्देश्य क्या थे, कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करो, वुमेन अपलिफ्टमेंट करनी है, मतलब जो महिलाओं की स्थिति है समाज में उसको बढ़ाना है, जो डाउरी या दहेज की प्रथा उसको खत्म करिए। साथ ही साथ में क्या है, जो विडो रीमैरिज है वो उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है, और आपका अनटचेबिलिटी, सती प्रैक्टिस, उसको भी खत्म करिए। तो ये सब इसके उद्देश्य थे प्रार्थना समाज, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फादर ऑफ हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस।
भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब ये हैं आपके राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही समाज में और जो धर्म में सुधार करने आवाज इन्होंने ही उठाई थी। इन्होंने बहुत काम करा है। पहली चीज तो किसके लिए? विडो रीमैरिज के लिए। फिर सती को बंद करने के लिए, सती को एबॉलिश करने के लिए भी इन्होंने काफी मेहनत करी है। चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए में भी इन्होंने काफी क्या कहते हैं इनिशिएटिव लिए। तो इन्होंने समाज में काफी सुधार लाने की कोशिश करी, तो इसीलिए बोला जा रहा है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, ठीक है, ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय तिलक? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा लिखी गई? अब जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका गीता रहस्य, ठीक है। ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, और ये तब लिखी थी जब बाल गंगाधर तिलक जेल में थे। हाँ, देखिए उस समय जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो जेल में जाके डिप्रेशन में नहीं आते, वो जेल में जाके किताब लिख देते हैं, ठीक है। कौन सी किताब लिखी थी? वो गीता रहस्य लिखी थी। और जेल में कब थे? ये थे जेल में आपके 1908 से लेके 1914 तक, 6 साल तक जेल में रहे। कौन सी जेल में रहे? बर्मा जेल में, वही जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, उस जेल में थे। तो बड़े नेता जब जब भी जेल गए हैं उन सब ने वहां से किताब लिख के ही बाहर निकले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो यही थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में भी शेयर करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।